हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सिलेबस में गिवन है और जिसमें से मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं आज आपको। साथ में इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वन शॉट रिवीजन वीडियो को और देखते हैं इस यूनिट नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंप्लीट रिवीजन को। तो यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ये यूनिट दो पार्ट में डिवाइड है। पहली यूनिट है जिसका नाम है पहला पार्ट है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और दूसरा पार्ट है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये दो पार्ट हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ पहले पार्ट की फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें देखिए क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर from the company as the risk perceived by investor increase, return expected by them also increase, resulting in increasing in cost of capital। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है? जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी से, मतलब कि कंपनी से उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा, उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी को इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए इनकम होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन कंपनी के लिए यही चीज़ खर्चा बन जाती है। जब कोई इन्वेस्टर कंपनी के अंदर अपने पैसे लगाता है तो वो ये चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, लेकिन वहीं वो जितना ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा कंपनी के लिए वो कॉस्ट बन जाएगा। तो बोला है एज द रिस्क परसीव्ड बाय इन्वेस्टर इंक्रीज। अगर इन्वेस्टर जितना ज़्यादा रिस्क बियर करेगा, परसीव करेगा, मतलब जितना ज़्यादा रिस्क इन्वेस्टर बियर करेगा उसकी एक्सपेक्टेशंस उतनी बढ़ जाएंगी कि उसको रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिले। और ये जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं रिटर्न ज़्यादा मिलने की, उससे क्या होता है कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाती है। Cost of capital refers to discount rate that is used in determining the present value of estimated future proceeds of a business and deciding whether the new project is worth undertaking or not। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो डेफिनेशन है उससे क्या है, ये एक डिस्काउंट रेट होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो फ्यूचर में हमारे पास कैश इनफ्लोज आने वाले हैं, मतलब कैश में पैसा हमारा आने वाला है फ्यूचर में, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जिससे हम पता लगा सकें कि फ्यूचर में हमें जितना पैसा मिलने वाला है क्या वो हम अभी जितना पैसा लगाएंगे उसको कवर कर लेगा या उससे कवर नहीं कर पाएगा, उसको शॉर्टफॉल हो जाएगी उसकी। तो यही चीज़ जानने के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज़ करते हैं, डिस्काउंटिंग रेट का यूज़ करते हैं जो हमें दिया होता है क्वेश्चन में, और उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर की कैश फ्लो की आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उसे कंपेयर करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा इस चैप्टर के, तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से एक बार शॉर्ट में बताता चलूंगा, इसीलिए अभी आप इसे डिटेल में समझिए। इट इज ऑल्सो द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये एक मिनिमम रेट होता है रिटर्न का जो कि फर्म अर्न करती है अपनी इन्वेस्टमेंट से, मतलब कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है उस पर उनसे कितना रिटर्न मिलेगा, वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड हो जाता है। विच विल मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट करंट लेवल। जिससे क्या होता है, जो कंपनी है उसकी जो आज की मार्केट वैल्यू है वो मेंटेन रहती है, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास कैपिटल के अंदर किसी भी कंपनी की कैपिटल होती है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है डेट, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। उसके अलावा अगर कंपनी का कुछ पहले का बचा हुआ है प्रॉफिट्स हैं तो वो आ जाती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग। टोटल ये मेनली चार चीज़ें आती हैं, उनमें से भी रिटेन्ड अर्निंग को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ तीन चीज़ों को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लेते हैं, जिसमें आता है आपका डेट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। बाकी रिटेन्ड अर्निंग का भी बताया जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक तरीके से इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है। तो डेट इंक्लूड बैंक लोन, डिबेंचर्स, रिडीमेबल, इरिडीमेबल बॉन्ड्स एटसेट्रा। डेट हैज लीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंस इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एंड डेट इज जनरली सिक्योर्ड। क्या बोला गया है, डेट के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। कोई अगर बैंक लोन है तो वो, डिबेंचर्स दोनों टाइप के, कोई भी रिडीमेबल डिबेंचर या इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल होते हैं जो डिबेंचर कुछ टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे, और इरिडीमेबल वो डिबेंचर होते हैं जो कि पूरी कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी रिडीम नहीं होते, वो आते हैं आपके इरिडीमेबल डिबेंचर।
तो ये दोनों टाइप के डिबेंचर भी हमारे डेट होते हैं। उसके अलावा अगर कोई बॉन्ड है तो वो भी हमारा डेट में इंक्लूड किया जाएगा। बोला है डेट हैज़ लीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो डेट्स होते हैं हमारे, मतलब जो ये बोरोइंग्स होती हैं, इनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो सबसे कम होती है। डेट की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम इसलिए होती है क्योंकि जो डेट होते हैं वो हमारा टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होते हैं। मतलब जो इन पर इंटरेस्ट दिया जाता है ना डेट के ऊपर, वो हमें टैक्स देने से पहले डिडक्ट कर लेते हैं हम अपने प्रॉफिट में से, तो उसका हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है। अब सबसे पहले जो रिडीमेबल इरिडीमेबल डेट होते हैं उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो कॉस्ट ऑफ डेट को हम डिनोट करते हैं केडी से। इसका फॉर्मूला हैगा वन ब्रैकेट में 1 - t अपॉन में NP इंटू 100। अब यहाँ पर जो आई हैगा सबसे आगे, वो हैगा आपका इंटरेस्ट। टी का मतलब हैगा इसमें आपका टैक्स रेट, अपॉन में NP का मतलब है नेट प्रोसीड्स। मतलब आपको अगर आज आप वो डेट को आज एक्वायर करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, वो आता है आपका नेट प्रोसीड्स में। नेट प्रोसीड्स को हम निकालते कैसे हैं, जो फेस वैल्यू होती है उसे लेते हैं, अगर उस पर कोई डिस्काउंट दिया गया है इशू पर तो उसे डिडक्ट कर देते हैं, अगर कोई प्रीमियम चार्ज करा गया है इशू पर तो उसे ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, ये आपको डायरेक्टली दी होती है क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट करके ही, तो अगर कोई भी ऐसी कॉस्ट दी है तो उसे आप डिडक्ट कर लेते हैं, तो आपकी निकल के आ जाती है नेट प्रोसीड्स। अभी आप इन फॉर्मूलाज को एक जगह पर लिख कर रख लीजिएगा, बाकी जब हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। जो रिडीमेबल डेट होते हैं, मतलब जो डेट कुछ टाइम के बाद रिलीज हो जाएंगे, मतलब रिडीम हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहला है आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसमें फॉर्मूला है आपका, ये देखिए ये फॉर्मूला दिया गया है, आई ब्रैकेट में 1 - t प्लस में RV माइनस NP अपॉन N मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में RV प्लस NP अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए आई का मतलब वही इंटरेस्ट है आपका, टी का मतलब टैक्स है, RV का मतलब है रिडिम्पशन वैल्यू। मतलब जब भी वो डेट्स रिडीम होंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, वो आती है आपकी रिडिम्पशन वैल्यू, वो आएगी। उसके बाद नेट प्रोसीड्स, तो आपको बताई दी कि नेट प्रोसीड्स अगर आप अभी आज उस डेट को एक्वायर करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, वो आएगा आपका नेट प्रोसीड्स में। अपॉन में एन का मतलब हैगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितने टाइम के लिए वो डेट लिया गया है, मतलब जो उसका रिडिम्पशन पीरियड है वो कितना है, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। ये आपको सारी जो टर्म्स यूज़ करी हैं उनका बताया गया है कि उनका मीनिंग क्या है। रिडिम्पशन वैल्यू में देखिए हम क्या क्या लेते हैं, फेस वैल्यू भी लेते हैं, और अगर रिडीम करने पर हम कोई प्रीमियम देंगे तो उस प्रीमियम को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। बाकी नेट प्रोसीड्स वही ऊपर वाला है जो मैंने आपको बताया था, और एन का मतलब पीरियड ऑफ डेट। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल के मैंने आपको बताया दो मेथड होते हैं। अभी आपने देखा अप्रोक्सीमेशन मेथड था वो। अब सेकंड हैगा वो हैगा आपका यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच। इसमें क्या होता है, तो देखिए YTM इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट विच करंट प्राइस ऑफ डेट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। मतलब इसमें हम IRR कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी हमारे कैश फ्लो हैं उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उनसे हम IRR निकालते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिससे हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकल कर आती है। तो देखिए IRR निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैश फ्लो को निकालना होता है। तो सबसे पहले 0 ईयर में कि हमें अभी कितना पैसा मिलेगा अगर हम आज डेट्स को एक्वायर करते हैं। उसके बाद 1 to n ईयर, मतलब जो हमें पूरा पीरियड हैगा, जिस टाइम में जितने टाइम का डेट है उस टाइम में हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डेट के ऊपर। फिर आता है n, मतलब जब हम उनसे रिडीम करेंगे तो हमें उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये सारी वैल्यू। ये अभी आप सिर्फ एक जगह पर लिख के रख लीजिएगा। जब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको यही नोट्स से रेफर करके रेफरेंस बताऊंगा कि ये देखिए ये इस तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है। स्टेप्स देखिए क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले स्टेप 1 आइडेंटिफाई कैश फ्लो। स्टेप 2 कैलकुलेट द एनपीवीज ऑफ कैश फ्लो एज आइडेंटिफाई अबव यूजिंग 2 डिस्काउंटिंग रेट। सबसे पहले तो आपको कैश फ्लो आइडेंटिफाई करना है कि कब आपका कैश इनफ्लो होगा और कब आउटफ्लो होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेट। उसके बाद उन कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को आपको कोई भी दो डिस्काउंटिंग रेट लेकर अपनी तरफ से एज्यूम करने होंगे। वो दोनों डिस्काउंटिंग रेट उनको लेकर डेट्स की वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एनपीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये IRR का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। L मतलब जो आपका स्टार्टिंग में लोअर स्टार्टिंग का डिस्काउंट रेट है, मतलब जो आपका लोअर वाला, जो दो आप डिस्काउंटिंग रेट लेंगे उसमें से जो सबसे लोअर वाला रेट हैगा वो आएगा यहाँ।
फिर प्लस में एनपीवी एट लोअर रेट, जो आपने लोअर रेट लिया था उस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल के आई है वो न्यूमरेटर में आएगी। डेनोमिनेटर में एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, मतलब जो आपने दोनों रेट लिए हैं उसमें से लोअर वाले की एनपीवी में से हायर वाले की एनपीवी माइनस करेंगे। उसके बाद एच माइनस एल, मतलब जो हायर रेट है उसमें से लोअर रेट को माइनस कर कर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट कैलकुलेट करने का। दोनों तरीके बता दिए हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड भी और वाईटीएम अप्रोच भी। इनको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हैगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये तो अभी आपने डेट के बारे में देखा, लेकिन अगर वहीं कोई डिबेंचर आ जाता है जो कन्वर्टेबल है तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर आज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। तो बोला गया है जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसकी जो कॉस्ट होती है वो जैसे रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं उनकी कॉस्ट की तरह ही कैलकुलेट करी जाती है। वाइल डिटरमाइनिंग द रिडीम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर इट इज अज्यूम दैट ऑल डिबेंचर होल्डर विल चूज द ऑप्शन which has a higher value and accordingly it will be considered to calculate the cost of debenture। बस ये माना जाता है कि जितने भी डिबेंचर हैं वो सभी चाहते हैं कन्वर्ट होना और जो हायर वैल्यू है उनकी उसे माना जाता है उनकी रिडिम्पशन वैल्यू। ठीक है, बाकी सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला रख के ये सॉल्व होने होते हैं। दूसरे टाइप का आता है, देखिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय इट्स होल्डर। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है, मतलब जितना शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो जितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब जितना वो डिविडेंड चाहेंगे कि कंपनी से हमें इतना डिविडेंड मिलना चाहिए, वही कंपनी के लिए इनकी कॉस्ट हो जाती है। मतलब जितना शेयर होल्डर डिविडेंड चाहते हैं वो ही कॉस्ट मानी जाएगी कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को वो डिविडेंड उन्हें पे करना पड़ता है, वो उनका खर्चा बन जाता है। थ्रो दो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी, नॉन पेमेंट में रिजल्ट इन एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट बाय देम। ये बोला गया है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनकी डिविडेंड की पेमेंट मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन अगर उनको डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा तो फिर उन्हें भी वोटिंग राइट देना पड़ेगा। द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट एडजस्टेड फॉर टैक्स एज दे आर पेड आफ्टर टैक्स एंड नॉट डिडक्टेबल। जैसे हमारे जो डेट होते हैं उनका इंटरेस्ट हमारा टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, मतलब टैक्स से पहले उसे प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया जाता है, वैसे प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता है, उसे हम टैक्स के बाद देते हैं, मतलब टैक्स के बाद डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट में से। देखिए जो ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो जो ड्यूरिंग द लाइफ कभी भी रिडीम हो सकते हैं, और इरिडीमेबल होते हैं जो ड्यूरिंग द लाइफ कभी भी रिडीम नहीं किए जा सकते। तो इनकी भी कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे करते हैं, तो ये आपको फॉर्मूला दिया है, इसको हम डिनोट करते हैं के पी से, इज इक्वल टू में प्रेफरेंस डिविडेंड, जो पी डी लिखा है उसका मतलब हो गया अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में एन पी मतलब नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। पी डी मतलब वही कंपनी कितना प्रेफरेंस डिविडेंड दे रही है, उसके बाद नेट प्रोसीड्स मतलब अगर आप आज प्रेफरेंस शेयर को एक्वायर करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आएगा आपका 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। फिर अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला तो ये दिया गया है आपके सामने, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन, और नीचे आपका वही है रिडीम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2 × 100। देखिए इनका जो ये इसमें है ना, ये इतना पोर्शन तो जो आपका डेट वाला है वही है, बस आगे आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, उसमें इंटरेस्ट माइनस टैक्स था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनको मैंने आपको बताया, ये इन फार्मूलाज को लिख के रख लीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब इन फार्मूलाज को आपको रेफर करवा दूंगा, बता दूंगा सारी चीज़ें कहाँ पर कैसे क्या यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। जो हमारे इक्विटी थर्ड टाइप का जो कैपिटल होती है इक्विटी शेयर, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इट में प्राइमा फेसी अपीयर द इक्विटी कैपिटल डज नॉट कैरी एनी कॉस्ट। ये बोला है कि हमें लगता है कि जो इक्विटी कैपिटल होती है उस पर कैसी कॉस्ट, उस पर तो कोई कॉस्ट होती नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू। बट ये ट्रू नहीं है। द मार्केट शेयर प्राइस a function of return that equity shareholder expect and get. If the company does not meet their requirement, it will have adverse effect on market price of the share. क्या बोला गया है कि जो इक्विटी शेयर होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है कि जो शेयर होल्डर हैं वो कितना है रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उन्होंने जब अपना पैसा लगाया तो अब वो क्या चाहते हैं कि उन्हें कंपनी से कितना पैसा रिटर्न मिले, तो उसी चीज़ को कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर माना जाता है। और अगर वो इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते हैं, मतलब उन्हें अगर शेयर होल्डर को ये कोई भी रिटर्न नहीं देते हैं कि कॉस्ट कम कर लें हम अपनी, तो फिर इसका इम्पैक्ट उनके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई सारी अप्रोच हैं। सबसे पहले आती है हमारी डिविडेंड या प्राइस अप्रोच। इसमें क्या होता है, हेयर द कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द करंट डिविडेंड बाय एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर। हाउएवर दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ यूनिट सफरिंग लॉस। क्या बोला गया है, क्या फॉर्मूला बताया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन में पीओ, डी अपॉन पीओ। डी का मतलब है आपका डिविडेंड कितना दिया जा रहा है इक्विटी शेयर पर, अपॉन में पीओ का मतलब आता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, सेकंड अप्रोच है आपकी अर्निंग प्राइस अप्रोच। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वुड बी बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग ऑफ अ कंपनी। क्या बोला गया है, जो कोई भी शेयर कैपिटल होती है उसकी कॉस्ट किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है। द आर्ग्यूमेंट इज दैट ईच इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट फ्रॉम कंपनी इन हुज शेयर ही इन्वेस्टेड। तो बोला गया है कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो इसी एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर कि उन्हें जो भी कंपनी अर्न करेगी उसका कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला दिया है ईपीएस अपॉन पीओ, मतलब अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पर कंपनी ने कितना पैसा कमाया है और उसमें उसको डिवाइड कर देते हैं करंट मार्केट प्राइस क्या है शेयर का। ठीक है, थर्ड आती है हमारे पास ग्रोथ अप्रोच। इसमें क्या होता है, द ग्रोथ अप्रोच इज बेस्ड ऑन ग्रोथ इन डिविडेंड एंड अर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ अप्रोच में क्या माना जाता है कि जो कॉस्ट है की कंपनी की वो क्या होती है कि हर साल मतलब एनुअली डिविडेंड के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है और अर्निंग पर शेयर में कितनी ग्रोथ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करी जाती है तो उसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेटेड बाय ग्रोथ अप्रोच। इसमें फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल डी वन अपॉन पी ओ प्लस जी, या फिर प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है डी वन अपॉन के ई माइनस जी। देखिए यही फॉर्मूला है, इसी को चेंज कर आपका ये बना दिया गया है, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वाला देखिए। D1 क्या है इसमें कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या है नेक्स्ट ईयर, तो ये कैसे निकालते हैं, करंट ईयर डिविडेंड प्लस ग्रोथ अपॉन में पीओ, करंट मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, प्लस जी ग्रोथ टोटल कितनी है, ये आपका फॉर्मूला होता है ग्रोथ अप्रोच में। फिर आता है आपका गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। इसमें आपका फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू में बी इंटू आर। बी का मतलब है आपका रिटेंशन रेशियो, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है, और आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है आपका रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन पास्ट फ्यू ईयर इज हिस्टोरिकली रिगार्डेड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न इन फ्यूचर। क्या बोला गया है, पिछले सालों में कितना एवरेज रिटर्न हमने दिया है कंपनी ने, मतलब कितना पैसा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग अगले सालों का भी, फ्यूचर का भी जब एक्सपेक्ट करा जाए कि इतना ही रिटर्न दिया जाएगा तो उसे रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का। इट कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड एक्चुअली रियलाइज्ड बाय द शेयर होल्डर। यही बोला है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें हम क्या मानते हैं कि पिछले सालों में शेयर होल्डर को कितना पैसा मिला है, वही आगे वाले सालों में भी चलकर कुछ उतना ही पैसा कॉस्ट पड़ने वाली है कंपनी के लिए। नेक्स्ट है आपका CAPM मॉडल। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, KE बराबर RF प्लस B ब्रैकेट में RM माइनस RF। अब यहाँ पर RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है डायरेक्टली। B का मतलब है बीटा, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है। उसके बाद RM का मतलब है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ये भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी होती है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होती है। ये हो गया आपका इक्विटी कैपिटल की आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर पर्सनल टैक्सेशन रेट नहीं है कोई भी, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही बराबर होती है। लेकिन अगर पर्सनल टैक्सेशन है, मतलब टैक्स वर्ल्ड है, टैक्स दिया गया है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस इंटू में 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या है। लास्ट है आपका जो इस पूरी यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जब आप सारी चीज़ों की कॉस्ट अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकाल लेते हैं,
तो ये आपके पास सारी चीज़ों की सेपरेट सेपरेट कॉस्ट आ जाती है। लेकिन अगर आपको पूरी कंपनी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो कि पूरी कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ रही है, सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलाकर, मतलब जितनी भी कैपिटल लगी है उसकी कंप्लीट एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है एक, तो उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो WACC denotes the weighted average cost of capital if it is defined as the overall cost of capital computed by reference to the proportion of each component of capital as weighted। क्या बोला गया है, ये एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल लगी है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने प्रोपोर्शन में जो चीज़ होती है हमारे पास उसको वेट मानकर हम कैलकुलेट करते हैं ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। इट इज़ डिनोटेड बाय KO, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, KO से डिनोट करते हैं। WACC कैन बी कैलकुलेटेड बाय आइदर ऑफ मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बेसिस। जो WACC होती है मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, इसे हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं, या तो मार्केट वैल्यू में हम कैलकुलेट करते हैं या बुक वैल्यू के बेसिस पर। देखिए इसके लिए हमें कुछ इस तरीके की टेबल बनानी होती है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब हम ये टेबल जरूर बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ WACC, सबसे पहले आपका सीरियल नंबर आता है, फिर सोर्स आता है कि आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा है, रिटेन अर्निंग से कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आपका पैसा कितना है, और लॉन्ग टर्म डेट से कितना है। उसके बाद बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में बताई गई होती है उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी होती है। फिर प्रोपोर्शन निकालना होता है कि मतलब टोटल कैपिटल में आपका हर इस पर्टिकुलर इसका कितना प्रोपोर्शन है, ये आपको परसेंटेज की फॉर्म में निकालने होते हैं, अलग अलग सब के आएंगे, और ये टोटल मिलाकर आपका किसके 1 के बराबर होता है। फिर आपको जो आपकी कॉस्ट आपने कैलकुलेट करी है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या कैलकुलेट करी थी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ डेट, वो लिखनी होती है आपको। उसके बाद WACC में आपका क्या होता है, फोर्थ वाले को मतलब जो आपका प्रोपोर्शन होता है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपकी WACC आ जाती है, और इन सब का नीचे टोटल कर देते हैं, तो आपके पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है कंपनी की। तो सबसे पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस में बी रेज्ड। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सोर्सेज जिनसे हम जो हमें लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, मतलब जो भी हमें बोरिंग्स लेनी है या हमें जो फंड की ज़रूरत है हमारे लॉन्ग टर्म विजन के लिए, वो फंड्स हम कहाँ से रेज करेंगे, उन सोर्सेज को इंक्लूड करा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। In other word, it refers to the proportion of debt, preference share capital and equity share capital। कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब होता है कि उनकी कैपिटल में कितने का डेट है, कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल है और कितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इन सभी के कॉम्बिनेशन को, इनका जो जो प्रोपोर्शन होता है वो जब मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उस प्रोपोर्शन को के स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ ऑप्टिमम व्हेन द फर्म हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट सो दैट द वेल्थ ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना डेट होना चाहिए और कितनी इक्विटी होनी चाहिए, वो ऑप्टिमम मतलब अच्छी कब होगी, जब कंपनी के अंदर उस प्रोपोर्शन में डेट और इक्विटी हो कि जो फर्म की वेल्थ है, मतलब जो उसका प्रॉफिट है, वेल्थ है, जो कुछ भी है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जिस पॉइंट पर हो, तो वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कहलाता है। एट दिस लेवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमम। तो वेल्थ कब अच्छी होती है कंपनी की, जब उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब जो इन फंड्स को रेज करने की कॉस्ट है, वो कॉस्ट कम, सबसे कम हो, और जो मार्केट प्राइस है कंपनी के शेयर का वो सबसे हाई लेवल पर हो, तो उसको हमारा एक अच्छा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है। और उस टाइम पर जो स्ट्रक्चर होता है कंपनी के अंदर डेट और इक्विटी का, उस स्ट्रक्चर को एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। अब एक क्या क्या होते हैं फीचर्स, क्या क्या होते हैं एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो देखिए सारी चीज़ें बता रखी है। सबसे पहला आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। तो इट शुड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड मैक्सिमाइजिंग अर्निंग पर इक्विटी शेयर। क्या बोला है, प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर आएगा वो आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या करती है, ये कॉस्ट ऑफ डेट रेज करने की, जो डेट को रेज करने की कॉस्ट होती है उसे कम कर देती है, और जो कंपनी के मार्केट प्राइस है शेयर का उसे एक हाई लेवल पर ले जाती है। नेक्स्ट है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट कंपनी कैन रेज फंड वेन एवर नीडेड। एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब भी कंपनी चाहे तो वहां से फंड को रेज कर सके, उसे एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हैगा कंजर्वेशन। तो द डेट कंटेंट शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम विच द कंपनी कैन बियर।
कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंपनी को उतना ही डेट लेना चाहिए जितना कंपनी का रिस्क बियर करने की कैपेसिटी है। रिस्क बियर करने की कैपेसिटी से ज़्यादा का जो डेट ले लेगी अगर कंपनी, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सॉल्वेंसी, तो द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट द फर्म डज नॉट रन द रिस्क ऑफ बिकम इंसॉल्वेंट। और क्या बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि फर्म हमेशा सॉल्वेंट रहे, कभी भी कोई ऐसी कंडीशन, ऐसा डेट ना आ जाए, मतलब इतना ज़्यादा डेट ना ले ले कि बाद में उसे रिपे ही ना कर पाए और फर्म इंसॉल्वेंट घोषित कर दी जाए। नेक्स्ट है कंट्रोल, तो देयर शुड बी मिनिमम रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मतलब उसमें उतनी ही इक्विटी रेज करनी चाहिए कि जो फर्म का कंट्रोल है वो डाइल्यूट ना हो जाए, मतलब कम ना होता चला जाए शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कंपनी के अंदर। मतलब जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना कंट्रोल कम होता जाता है, तो ज़्यादा शेयर भी, मतलब इक्विटी से भी पैसा रेज करना ऑप्टिमम नहीं होता है। तो एक अप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी का। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, जो थ्योरीज दी हैं उसके लिए हमें कुछ एजम्पशन माननी पड़ती हैं, कुछ एज्यूम करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो वो देखिए सबसे पहले क्या क्या है। तो नंबर वन है देयर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड वायर डेट एंड इक्विटी, नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इन थ्योरीज में क्या माना गया है कि हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्स हैं डेट फंड रेज करने के, एक डेट एक इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कोई भी फंड रेज नहीं करा जाएगा। उसके बाद दूसरी अजम्पशन है ऑल अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोला गया है, जितनी भी हमारी अर्निंग होगी वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, कुछ भी चीज़ को हम रिटेन करके नहीं रखेंगे। थर्ड है द फर्म टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, जो फर्म की टोटल फाइनेंसिंग है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। नेक्स्ट है द बिजनेस रिस्क इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट एंड नॉट अफेक्टेड बाय फाइनेंसिंग मिक्स डिसीजन, जो बिजनेस का रिस्क है वो कांस्टेंट रहेगा और फाइनेंसिंग के डिसीजन से अफेक्ट नहीं होगा, मतलब नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिफ्थ है देयर इज नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स, मतलब कोई भी टैक्सेशन नहीं होगा, कोई भी टैक्स रेट वगैरह नहीं होंगे, ये एज्यूम करा जाएगा। उसके बाद द फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, जो फर्म की लाइफ है वो परपेचुअल है, मतलब एक लॉन्ग लाइफ के लिए आएगी फर्म, फर्म का बंद होने का कोई भी मोटिव नहीं है। ये कुछ अजम्पशन है कि थ्योरीज को समझने के लिए। तो अब सबसे पहली थ्योरी आती है हमारे पास नेट इनकम अप्रोच थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी ड्यू टू टैक्स सेविंग इफेक्ट एंड इन्वेस्टर रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेशंस। क्या बोला गया है, जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि डेट है वो एक चीपर सोर्स है, क्योंकि जो डेट पर इंटरेस्ट पे करा जाता है वो हमारा एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, जिससे हमारी टैक्स सेविंग होती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ चीपर डेट फंड इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हेंस एज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज द डब्ल्यूएसीसी विल डिक्लाइन विद एवरी इंक्रीज इन डेट कंटेंट इन टोटल फंड एम्प्लॉयड। अब क्या होगा, डेट रखने से क्या होगा, हमारा जो फाइनेंसिंग लिवरेज हैगी वो बढ़ेगी। फाइनेंसिंग लिवरेज बढ़ने से जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डब्ल्यूएसीसी है वो कम होगी, जितना हम डेट कंटेंट बढ़ाएंगे हमारे टोटल फंड में। फिर आएगा सिंस वैल्यू ऑफ फर्म क्या निकल के आती है, ईबीआईटी अपॉन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो द वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज इन एवरी डिक्लाइन इन डब्ल्यूएसीसी। तो जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी उतना ही हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है, दस द थ्योरी सजेस्ट दैट टोटल और मैक्सिमम पॉसिबल डेट फाइनेंसिंग फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बोला है अगर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम करना है तो हमें अपने जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेट कंटेंट होना चाहिए, ये थ्योरी कहती है। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मूला क्या आएगा नेट इनकम अप्रोच के अंदर, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एन आई अपॉन के ई, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई बी आई टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। यहाँ पर एन आई का मतलब है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास टैक्स वगैरह देने के बाद कितनी अर्निंग बचती है उसे जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। उसके बाद ये आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये हो गया आपका नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, ये पहली थ्योरी हो गई। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हम प्रैक्टिकल वीडियो वाले में करेंगे, तब मैं आपको इनको फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है वो सारी चीजें बताऊंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थ्योरी, तो ये क्या कहती है, तो डेट में बी है चीपर देन इक्विटी बट द रिस्क ऑफ परसेप्शन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर इंक्रीज विद यूज ऑफ एडिशनल डेट इन द कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला है, ये थ्योरी कहती है कि हाँ हम मानते हैं कि जो डेट है वो चीपर सोर्स है, लेकिन डेट का यूज करने से क्या होता है, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं
जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है उसका रिस्क उनके लिए इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क कॉज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इंक्रीज। तो अगर हम डेट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दस द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लो कॉस्ट डेट इज सेट ऑफ एग्जैक्टली बाय इंक्रीज इन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो इससे क्या होगा कि जितना हम डेट ले रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट को कम करने के लिए, उतनी ही हमारी वो कहाँ सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब जितना हम कॉस्ट ऑफ डेट को कम करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। Therefore, the overall cost of capital remain constant for all degree of debt and equity mix। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर इससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि अगर एक कम हो रही है तो दूसरी चीज हमारी उतनी ही बढ़ जा रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है, सिंस WACC इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल, एवरी डेट इक्विटी मिक्स इज गुड एंड एज एनी अनदर मिक्स, देयर इज नो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम वन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो कोई भी हम डेट इक्विटी का मिक्स ले लें वो ऑप्टिमम ही होगा। कोई भी ऐसे स्पेसिफिकली ऑप्टिमम मिक्स नहीं निकल के आता है डेट और इक्विटी का। ये हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थ्योरी कहती है, ठीक है। थर्ड है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, तो डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी ड्यू टू टैक्स सेविंग इफेक्ट एंड इन्वेस्टर रिस्क एक्सपेक्टेशंस। क्या बोला गया है, जो डेट है वो एक चीपर सोर्स हैगा फाइनेंसिंग का, किस वजह से, टैक्स सेविंग की वजह से, एंड इन्वेस्टर रिस्क एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इस पर इन्वेस्टर का रिस्क ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये अच्छा भी है और ख़राब भी है। तो यूज ऑफ चीपर डेट फंड इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंस डेट परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोला गया है, जितना हम चीपर डेट यूज करेंगे, मतलब जितना हम कम कॉस्ट वाला डेट यूज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, उससे क्या होगा, हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कम हो जाएगी उतनी। दिस इज बिकॉज द बेनिफिट ऑफ चीपर डेट में बी सो लार्ज दैट इवन इन ऑफसेटिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी द WACC में गो डाउन। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट हैगी वो बहुत कम रेट से इंक्रीज होगी। जो ऊपर वाली थ्योरी में बोला था कि अगर हम डेट को, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट कम करना चाहेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कॉस्ट ऑफ डेट कम होगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम ही होगी, इंक्रीज या कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये थ्योरी कहती है। Hence, as the degree of financing leverage increased, the WACC decline with every increase in debt content in total fund। वही ऊपर वाली लाइन दी गई है। However, if financial leverage increase beyond an acceptable limit, the cost of debt and cost of equity start rising। क्या बोला है, वहीं अगर फाइनेंसिंग लिवरेज एक एक्सेप्टेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो फिर हमारा क्या होगा, एक टाइम के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म। ये किस वजह से होगा, क्योंकि अब फर्म के साथ बहुत ज़्यादा जो रिस्क है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि हम कॉस्ट बहुत ज़्यादा डेट कंटेंट लेने लगेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है, दस एज पर ट्रेडिशनल थ्योरी द फर्म शुड ट्राई टू अचीव द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बाय मिनिमाइजिंग WACC एंड मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ फर्म। तो इस वाली ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन आता है कि जो फर्म है उसमें कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे WACC मिनिमाइज हो जाए और हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज हो जाए, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये थ्योरी हमें क्यों करनी है, तो ये थ्योरी सिर्फ आपको समझने के लिए करनी है। इससे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता कि आप ये वाली थ्योरी लिख के बताओ, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए ये थ्योरी करना जरूरी है। जब आप ये थ्योरी को एक बार समझ लेंगे, पढ़ भी लेंगे अगर सिर्फ, तो फिर आप जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन्हें ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। इस वजह से मैं आपको ये थ्योरी थोड़ा फास्ट वे में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच है आपकी मोदगलानी एंड मिलर अप्रोच। इसके दो पार्ट होंगे, एक हैगा विदाउट टैक्स, एक हैगा विद टैक्स। तो ये अप्रोच क्या कहती है, फर्स्ट हैगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू इट्स एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट टू रिस्क क्लास डिसाइडेड बाय द मार्केट। क्या बोला गया है, किसी भी फर्म की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो उसे हम उसकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं डिस्काउंट रेट से, तो हमारे पास किसी भी फर्म की टोटल मार्केट वैल्यू निकल के आ जाती है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग विदाउट टैक्स अप्रोच, विदाउट टैक्स में क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म होती है, मतलब लीवर्ड फर्म जिस फर्म के अंदर डेट कंटेंट होता है वो इक्वल होती है किसके, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म के, मतलब जिस
जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंटेंट नहीं होता है, ये दोनों इक्वल होती हैं कि एक में डेट है एक में डेट नहीं है, फिर भी उनकी वैल्यू सेम आएगी। ये होता है हमारा विदाउट टैक्स वाली अप्रोच में। द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। जो एक्सपेक्टेड यील्ड है इक्विटी पे वो क्या होती है, हमारी रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम। फिर है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल डिसीजन। जो हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो फाइनेंसिंग डिसीजन से अफेक्ट नहीं होती है। ये कहती है आपकी विदाउट टैक्स वाली अप्रोच। वहीं आती है हमारी अप्रोच विद टैक्स वाली। तो ये क्या है, 1963 मॉडल वाज अमेंडेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग टैक्स। दे रिकॉग्नाइज दैट वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज वेयर कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट। क्या बोला है, जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स होगा वहां पर वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी। ये का अमेंडेड मॉडल आया था जब उन्होंने टैक्स को इंक्लूड करा था अपनी अप्रोच में। एज अ रिजल्ट देयर विल बी सम डिफरेंस इन अर्निंग ऑफ इक्विटी एंड डेट होल्डर। तो इससे क्या होगा, जो इक्विटी होल्डर है और डेट होल्डर है उनकी अर्निंग में थोड़ा डिफरेंस भी आएगा, और जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है वो भी अलग अलग हो जाएगी। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर एंड द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म बाय एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट डेट मल्टीप्लाई बाय कॉर्पोरेट टैक्स। कितने से डिफरेंस होगा इनमें कि जो अनलीवर्ड फर्म हैगी उसे टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा और अनलीवर्ड फर्म को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का उनके बीच में डिफरेंस आएगा। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म क्या आती है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। ठीक है, ये थी आपकी की विद टैक्स और विदाउट टैक्स अप्रोच। तो हमने टोटल चारों थ्योरी पढ़ ली हैं। यही चारों थ्योरी आपके सिलेबस में दी गई हैं, इसके अलावा आपको कोई और थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। चारों थ्योरीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईबीआईटी, ईपीएस और एमपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस क्या होता है, तो ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, एमपीएस होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो देखिए, चूज अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस पर शेयर फॉर द स्टार्ट विद सेम ईबीआईटी फॉर ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट ईपीएस। क्या बोला गया है, हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए जिससे मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो जाए। अब हम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे चूज करेंगे, तो हमें सेम ईबीआईटी से शुरू करना होता है, उसके बाद हमें अर्निंग पर शेयर तक कैलकुलेट करना होता है। देयर आफ्टर आइदर मल्टीप्लाई ईपीएस बाय पीई रेशियो और डिवाइड इट बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू अराइव एट एमपीएस। उसके बाद हमें एमपीएस निकालने के लिए क्या करना होता है, जो ईपीएस होता है उसे डिवाइड करना होता है, या तो पीई रेशियो हमें दिया होता है उससे, या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना होता है। पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ये सारा इक्विटी और डेट से रिलेटेड सारा कंटेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है इसमें क्या पढ़ना है वो आएगा लिवरेज का, कि लिवरेज क्या होती है। The term leverage is generally refers to the advantage gained for any purpose in financial management. Leverage तो देखिए, लिवरेज का मतलब क्या होता है, जनरली लिवरेज का मतलब होता है कि कोई भी एडवांटेज जो हमें मिलता है उसे हम लिवरेज कहते हैं। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिवरेज एनालिसिस इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू अनरिलेटेड फाइनेंशियल वेरियस। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रिस्क लिवरेज एनालिसिस का मतलब होता है ये हमें रिलेशनशिप बताता है दो अनरिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में। मतलब कोई भी दो अनरिलेटेड वेरिएबल होंगे, सेल्स वगैरह हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इनमें से कोई भी चीज़ होगी, उन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप जो चीज़ बताती है उसे हम कहते हैं लिवरेज एनालिसिस। स्टडी ऑफ लिवरेज इज एसेंशियल टू डिफाइन द रिस्क अंडरटेकन बाय शेयर होल्डर। लिवरेज एनालिसिस से हमें क्या पता लगता है कि शेयर होल्डर को कितना रिस्क है किसी फर्म के अंदर, वो हमें लिवरेज एनालिसिस से पता लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है लिवरेज कैलकुलेट करने का, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है उसके बेसिस पर हम लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका जो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, मतलब अगर वो चेंज होगा तो ये डिपेंडेंट वाला चेंज होगा। वहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी वेरिएबल के चेंज होने पर चेंज नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होती है, रेशियो होता है, उसे ही हम लिवरेज कहते हैं। ठीक है, देखिए परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कैसे निकालते हैं, अब हम अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में अमाउंट ऑफ ओल्ड वैल्यू इनटू में 100, ये आपको पता है, बाकी मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए लिवरेज के 3 टाइप होते हैं, वो अभी आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो कैलकुलेट करने से पहले आपको ये टेबल को समझना होगा। पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ा करेगी, तभी आप वो कैलकुलेट कर पाया करेंगे। तो देखिए इसमें ये क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, जिससे हमारी किसी फर्म की नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है टैक्स वगैरह सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद। कैसे निकालते हैं,
सबसे पहले हम लेते हैं किसी भी फर्म की सेल क्या है, उसमें से उसकी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो हमारे पास निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ जाने के बाद हम उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं, तो हमारे पास निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, हमारे पास आती है ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स को माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल कर आती है। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देते हैं, उसके बाद हमारे पास बचता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ईपीएस निकल के आ जाता है, मतलब अर्निंग पर शेयर निकल कर आ जाता है। अब देखते हैं हम लिवरेज के टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले टाइप की लिवरेज आएगी हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज। ये क्या होती है? ऑपरेटिंग लिवरेज इज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या है ये? फर्म की एक एबिलिटी है कि मतलब अब फर्म अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को किस तरीके से यूज करे कि जो सेल्स में चेंज होना है उसका इफेक्ट दिख सके किसके ऊपर? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब सेल्स के चेंज होने से ईबीआईटी में भी चेंज आए, उसकी रिलेशनशिप को हम कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ये रिलेशनशिप बताता है ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर बिजनेस रिस्क एंड रिस्क ऑफ रिकवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मेजर करता है? ये बिजनेस के रिस्क को मेजर करता है और कितना रिस्क है फर्म को कि वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को, जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, उसे कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। की ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ और सेल्स में कितना चेंज हुआ, उनके बीच का रेशियो होता है, वो भी ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। या उसके अलावा हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज के दोनों फॉर्मूलाज हैं। फिर आएगा फाइनेंसिंग लिवरेज क्या होता है? तो फाइनेंशियल लिवरेज इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन फर्म्स अर्निंग पर शेयर। क्या बोला गया है? फाइनेंशियल लिवरेज एबिलिटी है कि फर्म की कि वो अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज करे कि जो उसका चेंज इन ईबीआईटी है, ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो चेंज है उससे अर्निंग पर शेयर पर क्या चेंज आता है वो इफेक्ट देखा जा सके। तो फाइनेंशियल लिवरेज मेजर फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल लिवरेज मेजर करता है कि कंपनी को कितना रिस्क है अगर वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंक्लूड करती है। फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने का? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। या फिर दूसरा फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन में ये आपको ईबीटी माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टी ये दे रखा है, इसका मतलब है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी सिंपल। ठीक है। फिर आएगा आपका कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? कंबाइंड लिवरेज इज यूज्ड टू मेजर द टोटल रिस्क ऑफ द फर्म, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। कंबाइंड लिवरेज का कैलकुलेट करता है कि किसी भी फर्म का क्या ओवरऑल रिस्क है, मतलब टोटल रिस्क क्या है, दोनों रिस्क मिला के, ऑपरेटिंग रिस्क भी और फाइनेंसिंग रिस्क भी। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या फिर कंबाइंड लिवरेज को हम या तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास कंबाइंड लिवरेज आ जाती है, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी लिख कर भी हमारे पास कंबाइंड लिवरेज आ जाती है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये यूनिट नंबर 3 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। सारा थ्योरेटिकल कंटेंट मैंने आपको कवर करवा दिया है। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।